हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 17 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। जो न्यू स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी ध्यान रखिए। आप यूपीएससी से लेकर भारत का कोई भी छोटे से छोटा एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए मेरे करंट अफेयर को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से आपको 100% सफलता मिलेगी। कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। डेली के करंट अफेयर के जो पीडीएफ होते हैं, उनको आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इजुद्दीन ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो दरअसल इसका सही आंसर है, ये मालदीव्स का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अब एक चीज ध्यान रखिए, ये न्यूज में तब से आया हुआ है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला हुआ है। पहली चीज तो आप ये ध्यान रखो, दुनिया में ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनको पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा देशों के द्वारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। तो आप ध्यान रखना, पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, इनको सबसे ज्यादा देशों ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। साल 2019 में इनको सबसे ज्यादा देशों के द्वारा अवार्ड दिया गया था। 2019 में ही ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश रूल ऑफ इजुद्दीन से इनको सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 2019 में रशियन गवर्नमेंट ने भी, व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने भी इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया था। तो रशिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू। ठीक है, इसके अलावा एक देश है यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई के द्वारा भी इनको दिया गया था, ऑर्डर ऑफ जायद इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और देश है बहरीन, आप लोग जानते होंगे। तो बहरीन का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रेनेसेंस। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रेनेसेंस। तो ये जो चार हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हैं, ये इनको 2019 में दिए गए थे। इसके अलावा अमेरिका के द्वारा भी दिया जा चुका है, और भी कई कंट्रीज हैं। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो, मेन करंट अफेयर्स। अभी हाल ही में डॉक्टर बी आर अंबेडकर का सबसे बड़ा स्टैचू भारत के बाहर कहां पर इनॉग्रेट किया गया है। देखिए, भारत के अंदर तो बी आर अंबेडकर का सबसे बड़ा स्टैचू है ही है, उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर बात हो रही है भारत के बाहर। ठीक है, तो इसका अनावरण अभी हाल ही में किया गया है अमेरिका के अंदर, वॉशिंगटन में। और इसका जो उद्घाटन है, ये वॉशिंगटन के अंदर एक छोटा सा टाउन आप मान लीजिए, इसको बोलते हैं मैरीलैंड। क्या बोलते हैं? मैरीलैंड। काफी खूबसूरत जगह है ये। तो यहाँ पर बी आर अम्बेडकर का एक स्टैचू इनॉग्रेट किया गया है, और इसकी हाइट है 19 फीट, 19 फीट इसकी हाइट है। अब इसका नाम क्या है आपको पता है? इसका नाम है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी मतलब समानता। वो इस वजह से क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बी आर अम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन में योगदान है और फंडामेंटल राइट्स में आपको पता ही है, सबसे मेन फंडामेंटल राइट जो माना जाता है वो इक्वेलिटी का अधिकार माना जाता है। कुछ टाइम पहले ही भारत में भी एक बी आर अम्बेडकर का सबसे बड़ा स्टैचू इनॉग्रेट किया गया था, और ये किया गया था तेलंगाना में, हैदराबाद में। वहां के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के द्वारा। जो भारत में स्टैचू है बी आर अम्बेडकर का, उसकी हाइट पता है कितनी है? 125 फीट उसकी हाइट है, और उसका नाम भी स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी है। तो कहां पर देखिए, इसमें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ठीक है, कहाँ ये केवल 19 फीट का स्टैचू है और कहाँ भारत में 125 फीट का है। बट स्टिल इट मैटर्स, क्योंकि भारत के बाहर इनका स्टैचू इनॉग्रेट किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, अमेरिका में इसका शुभारंभ किया गया है। और ये स्टैचू किसने बनाया है? तो इसके जो आर्टिस्ट हैं, जो प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, इनका नाम है रामजी सूत्रवंशी। क्या नाम है? रामजी सूत्रवंशी। आपको याद दिला दूं, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के अंदर बनाई है डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है, वो भी रामजी सूत्रवंशी ने ही बनाई है। और जो ये 125 फीट की है भारत में, ये भी इन्हीं ने ही बनाई है। और ये जो 19 फीट की है, ये भी इन्हीं ने ही बनाई है, अमेरिका में भी। ये कौन सा शहर है दुनिया का जो कि सबसे तेज ग्रो करने वाला शहर बन गया है 2023 में? तो दुनिया में दुबई नंबर 1 का शहर बन गया है पूरे वर्ल्ड में, जो कि सबसे तेज ग्रो कर चुका है। 2023 की पहली छमाही में ही दुबई की जो ग्रोथ रेट है, ये 3.2% रही है, टोटल ओवरऑल अगर हम बात करें। लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात करें, जैसे कि ट्रेडिंग की अगर हम बात करें, व्यापार करने के क्षेत्र में, और आपका हो गया मेडिसिन की क्षेत्र में हो गया। ठीक है, मेडिसिन भी आपका इसमें व्यापार में ही आ रहा है। इसके अलावा होलसेल और रिटेल मार्केट की बात करें, या फिर हम बात करें इसमें इंश्योरेंस सेक्टर की, कम्युनिकेशन को भी आप मान लीजिए, और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को भी मान लीजिए, ये वो क्षेत्र हैं जिन पे केवल अगर फोकस करें तो करीब 94% की वृद्धि हुई है।
और ओवरऑल की अगर बात करें तो 3.2% की वृद्धि हुई है इस शहर में। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा आर्थिक व्यवस्था के आधार पर ग्रो करने वाला शहर बन गया है दुबई। यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर जो दुबई है, ये मान लीजिए यूएई की ये बैकबोन की तरह कार्य करता है। यूनाइटेड अरब अमीरात एक ऐसा देश है जिसकी आर्थिक व्यवस्था पूरी की पूरी ऑलमोस्ट दुबई के ऊपर टिकी हुई है। ठीक है, तो इस वजह से दुबई को प्रोग्रेस करने के लिए यूनाइटेड अरब अमीरात की सरकार विजन 2030 चला रही है। विजन 2030, माफी चाहता हूं, विजन 2033 है ये। ठीक है, तो करीब करीब आप मान लीजिए अगले 10 सालों में इसको वर्ल्ड लेवल पर बहुत तेजी से और ग्रो करना है। अभी भी दुबई में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन बकाया हुआ है। इवन आप ऐसे मान लीजिए कि दुबई इस टाइम पर नंबर 1 पे फास्टेस्ट ग्रोइंग में है। बट स्टिल अगर केवल दुबई की जमीन के आधार पर हम बात करें तो यहाँ पर 15 से 20% ही अभी डेवलपमेंट है। अभी बाकी का 80% जमीन जो है वो सब खाली पड़ी हुई है, और आने वाले 10 साल में वहां पर भी कंस्ट्रक्शन होंगे। अभी हाल ही में स्किल इंडिया पार्टनर्स ने कौन सी कंपनी के साथ पैक्ट साइन किया है, और इनके साथ मिलकर ये भारत में रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं। तो इन्होंने कोका कोला इंडिया के साथ पैक्ट साइन किया है। अब देखिए इसका मेन उद्देश्य ये है कि भारत के अंदर कुछ स्पेशल राज्यों में ये रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाएंगे। ऐसे दुकानदार जो कि रिटेल में काम करते हैं, होलसेल में मतलब नहीं करते हैं, खुदरा मूल्य में काम करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा होलसेल मतलब थोक विक्रेता होता है, और रिटेलर जिनके पास आप दुकानों में जाते हो सामान लेने, थोड़ा सा सामान लेने अगर आप जाते हो। ठीक है, तो भारत में ऐसे रिटेलर्स, उनकी स्किल्स को डेवलप करना इसका मेन उद्देश्य होगा, जिसमें कोका कोला स्किल इंडिया पार्टनर्स को मदद करेगा। इसका मेन उद्देश्य यह है कि जो भारत में रिटेलर्स हैं उनको व्यापार समझाया जा सके कि आप किस तरीके से और अपने व्यापार को आने वाले टाइम में ग्रो कर सकते हो, किस तरीके से आप compete करिए, किस तरीके से एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। आपके अंदर एबिलिटी नहीं है तो अपने आप को पहले सीखने दीजिए, फिर आप अपने आप अच्छा करने लगोगे बिजनेस में। ये सारी चीजें स्पेशली इस कार्यक्रम को उड़ीसा से लॉन्च किया जा रहा है, और इसका फायदा उत्तर प्रदेश के रिटेलर्स को भी मिलेगा। वर्ल्ड स्टूडेंट डे कौन से दिन मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यह दिवस पता है क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो उन्हें याद करते हुए विश्व छात्र दिवस हर साल मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम है फेल। जी हाँ, फेल। फेल का मतलब क्या है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इस तरीके की थीम कई बार आईबीपीएस एग्जाम में पूछ दी जाती है। एसएससी वाले बेफिक्र रहे, एसएससी के एग्जाम में थीम बहुत कम पूछी जाती है। वर्ल्ड फूड डे कौन से दिन मनाया जाता है, जिसको विश्व खाद्य दिवस बोला जाता है? और ये 16 अक्टूबर को, कल के दिन मनाया गया। इसको पहली बार यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1945 में लॉन्च किया गया था, जब यूनाइटेड नेशंस की स्थापना करी गई थी। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य है कि हर एक देश के अंदर जो खाने की गुणवत्ता हो उस पर ध्यान दें सरकारें। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, खाने से ही हमारी हेल्थ है, और जब खाना अच्छा नहीं होगा तो हेल्थ भी अच्छी नहीं हो पाएगी। इस बार की इसकी 2023 की थीम रही वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वाटर इज लाइफ एंड वाटर इज फूड। ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी ये कौन है जो कि महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, और इन्होंने अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है रौनक साधवानी, और ये महाराष्ट्र में नागपुर से बिलोंग करते हैं। और वैसे अगर बात करी जाए कि पूरे दुनिया में ये 9वें नंबर के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप चेस की जीती है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर ये पहले ऐसे हैं, और आज की डेट में 17 साल की उम्र के हैं। लेकिन आज से 4 साल पहले जब ये 13 वर्ष के थे, तब इन्होंने ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम कर लिया था। ये कौन है जो कि अभी न्यूजीलैंड में चुनाव हुए और अगले प्रधानमंत्री बन के उभरे हैं? वहां पर इलेक्शन हुए और इनको बहुमत हासिल हुआ है। तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। पिछले 6 साल से न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री थी जैसिडा आर्ड्रिन। क्या नाम है? जैसिडा आर्ड्रिन। तो 6 साल के बाद वहां की जो जनता है न्यूजीलैंड की, इन्होंने बदलाव चाहा और फाइनली इनको वोट किया। क्रिस्टोफर लक्सन बेसिकली अगर देखा जाए तो ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये बिजनेस पर्सन है। जैसे कि अमेरिका में अभी डोनाल्ड ट्रंप थे ना, तो डोनाल्ड ट्रंप इनिशियली पॉलिटिशियन नहीं थे,
वो बिजनेस पर्सन थे। उसी तरीके से ये भी पहले एक व्यापारी हैं। तो अब लोगों ने इनको बहुमत से जिताया है। अब ये न्यूजीलैंड के नेक्स्ट प्रधानमंत्री होंगे। न्यूजीलैंड की कैपिटल आपको पता है क्या है? इसको बोलते हैं वेलिंगटन। क्या बोलते हैं? वेलिंगटन। ये कौन सी कंपनी है जिसने अभी एक्सट्रीम नाम का अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है? ये एक्सट्रीम नाम का जो प्रोडक्ट है, ये लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रदान करेगा व्यापारियों को। तो ये है जोमेटो। देखिए, अभी तक आप जानते हो कि ज़ोमैटो आपके लिए खाना लाने का काम करता है। आपको खाना मँगाना है, आपने कहीं से ऑर्डर कर दिया, ज़ोमैटो लेकर आ गया। उसके बाद आपने देखा ये इंटरसिटी में भी काम करने लगे। आप मान लो कोलकाता में बैठे हुए हो, आपको लखनऊ से कोई खाना मँगाना है, तो आप वो भी कर सकते हो। आपको मुंबई से मँगाना है, आप वो भी कर सकते हो। अब इन्होंने नई सेवा शुरू करी है जिसका नाम है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम के अंतर्गत आप 10 किलो तक का अपना सामान एक से दूसरी जगह तक भेज सकते हो डायरेक्टली, ठीक है? जैसे कोरियर में कई दिन लगते हैं, ये सेम डे डिलीवरी होगी। अब ये 10 किलो तक में आप मेडिसिन भेज सकते हो, दवाएं किसी की, ठीक है? आप किराने वगैरह का सामान भेज सकते हो, डेली के जो इसेंशियल आइटम्स होते हैं। आप फूड भी इसमें भेज सकते हो, ओके? डॉक्यूमेंट्स भी भेज सकते हो, कपड़े भी भेज सकते हो, कॉस्मेटिक्स आइटम भी भेज सकते हो। जो भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, आप वो सारी चीजें यहाँ पर भेज के इनकी इस फैसिलिटी का यूज कर सकते हो। जोमेटो की स्थापना साल 2008 में करी गई थी। तब किसी को नहीं पता था ये कंपनी इतनी बड़ी बन जाएगी। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। और इसके सीईओ हैं इस टाइम पे दीपिंदर गोयल। क्या नाम है? दीपिंदर गोयल। डॉक्टर मनसुख मांडविय जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा कौन से राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है? तो नागालैंड को पहला मेडिकल कॉलेज मिला है। नागालैंड के अंदर कोहिमा में इसका उद्घाटन किया गया है। कोहिमा में एक जगह का नाम है फ्रिबागी। क्या नाम है? फ्रिबागी। तो जहां पर इसका उद्घाटन किया गया है। और ये जो मेडिकल कॉलेज है, इसको विजन 2030 के अंतर्गत रखा गया है। अगले 7 सालों में इसको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से सुसज्जित करना है। और इसके उद्घाटन में नागालैंड के मुख्यमंत्री नेपियो रियो भी थे। नागालैंड में गवर्नर कौन है? ये है ला गणेशन। क्या नाम है? ला गणेशन। वैसे नागालैंड के अंदर कई सारे फोक डांस हैं, फेस्टिवल हैं, जो कि आपसे कई बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ के जो फेमस फेस्टिवल है, ध्यान रखिएगा, हॉर्न बिल फेस्टिवल, जो कि हर साल दिसंबर के महीने में 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है यहाँ पर। इसके अलावा एक यहाँ का फेमस फेस्टिवल है जिसको बोलते हैं मोआत्सु मोंग। क्या बोलते हैं? मोआत्सु मोंग। तो इस तरीके के इनके फेस्टिवल्स ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको बताऊं, पूरे एशिया के अंदर सबसे पुराने मेडिकल कॉलेजेस में से कलकत्ता मेडिकल कॉलेज माना जाता है, जिसकी स्थापना विलियम बेंटिक के द्वारा 1835 में करी गई थी कलकत्ता में। ये कौन सा इनिशिएटिव है जो कि सरकार के द्वारा अभी हाल ही में भारत में पर्यावरण अनुकूल कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च किया गया है? मतलब कहने का ये है कि सरकार ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है और ये इनिशिएटिव उनको मदद करेगा जो कि पर्यावरण के लिए बेहतर कार्य करेंगे। तो इस इनिशिएटिव का नाम है ट्रेडेबल ग्रीन क्रेडिट। क्या नाम है? ट्रेडेबल ग्रीन क्रेडिट। अब ये जो इनिशिएटिव है, इसका मेन मोटो क्या है समझिए। अगर आप पर्यावरण के लिए बेहतर कार्य कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने टारगेट लिया, आप कोई संस्था चलाते हो, अपनी टीम के साथ आपने 1 लाख पौधे लगा दिए कहीं पर, ठीक है? तो सरकार की तरफ से आपको ट्रेडेबल ग्रीन क्रेडिट पॉइंट दिए जाएंगे। ये क्रेडिट पॉइंट अपने आप में पैसे की तरह होंगे और आप मार्केट में ट्रेड करने में इसका यूज कर पाओगे, ठीक है? मनोहर सिंह गिल, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी हस्ती थे। 86 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ये भारत सरकार में अपने करियर में कौन सी सर्विस प्रदान कर चुके हैं? तो मनोहर सिंह गिल भारत सरकार के अंतर्गत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पर कार्यरत रह चुके थे। जब कांग्रेस की सरकार थी, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान भी इन्होंने सर्व किया हुआ है। इन्होंने साल 1996 से लेकर 2001 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में सर्व किया हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए आर्टिकल 324 में प्रावधान है। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा ये एक सबसे पहले तो ये एक आईएएस अधिकारी थे और पंजाब कैडर से थे। इतना ही नहीं, इनको भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान भी दिया जा चुका था। पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका था। इसके अलावा ये स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्टर, साथ में स्टैटिस्टिक्स मंत्रालय यहाँ पर भी रह चुके थे। इनके मंत्री पद को भी सर्व कर चुके थे। भारत का ये कौन सा राज्य है जिसको यहाँ के काजू के लिए जीआई टैग दिया गया है? तो ये है गोवा। फाइनली गोवा को भी जीआई टैग मिल गया है।
यहाँ के गोवन काजू के लिए। गोवन काजू जिसको वहां पर जो वहां के लोकल पीपल हैं वो करनेल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं वहां के काजू को? करनेल बोलते हैं। ठीक है। और पहली बार गोवा के अंदर जो पोर्चुगीज थे, इन्होंने 16वीं शताब्दी में काजू की जो फसल थी उसे उगाना शुरू किया था। तब से वो यहाँ पर ट्रेडिशन में है। और आज की डेट में वहां पर एक प्रोडक्ट बनता है जिसे गोवा फैनी बोलते हैं। ठीक है। ये फैनी भी काजू से ही बनाई जाती है। और साथ में और भी कई सारी ऐसी डिशेस हैं, स्वीट से लेकर आपकी नमकीन डिशेस तक, वो सारी बहुत सारी हैं जो कि काजू से बनाई जाती है वहां पर। और गोवा की जो अर्थव्यवस्था है राज्य की, वो भी वहां के काजू पर निर्भर करती है। गोवा में इस टाइम पे बीजेपी सरकार है और यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। और यहाँ पे गवर्नर कौन है? ये है PS श्रीधरन पिल्लई। अमित शाह जो कि होम अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा भारत के कौन से राज्य में समाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है? तो अमित शाह ने गुजरात के अंदर गांधीनगर में समाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है। इस पुस्तकालय का मेन उद्देश्य यह है कि यहाँ पर देखिए 1857 से लेकर 1947 तक इन 90 सालों में जो भारत की आजादी का आंदोलन था, इस आंदोलन में इस बीच के टाइम पे हम कुछ ही क्रांतिकारियों को जानते हैं। बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनके बारे में ना कभी कहानियां बताई गई, ना किसी ने सुनी। तो यहाँ पर इस पुस्तकालय में ऐसे हीरोज जो कि आजादी के लिए लड़े थे, उनके बारे में किताबें यहाँ पर स्पेशली लगाई गई हैं। तो आप उनको भी जानिए। आप आजादी का जो हमारा संघर्ष था उसमें और ज्यादा गहरा उतर के जाने। इस वजह से इस पुस्तकालय और मेमोरियल को लॉन्च किया गया है। ये अपने आप में ट्रिब्यूट है इन 90 साल के दौरान उन सभी क्रांतिकारियों को जो कि देश के लिए लड़े। अब मेरा आज का सवाल आपसे पॉलिटी से है। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कोई भी व्यक्ति अगर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहा है तो उसको कितनी सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी होती है, जिसको बोलते हैं जमानत राशि? हालांकि यह बाद में रिफंडेबल होती है, लेकिन उस टाइम पर जमा करनी होती है। तो आप बताइए 15,000, 10,000, 25,000 या 30,000? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इसके अलावा एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे कोर्सेज के लिए। मेरा जो 2024 के लिए हर एक एग्जाम को टारगेट करके लाइव कोर्स चल रहा है, वो ये वाला है। आप इसको अवेल कर सकते हैं। 10% का डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। कोड लगा दीजिएगा वरुण 10। ठीक है। इसके अलावा आप अगर रिकॉर्डेड बैच पूरा लेना चाहते हैं एक ही बार में, तो ये वाला बैच अवेल करिएगा। साथ में यूपी पुलिस दरोगा का अगर आपने फॉर्म भरा है या कांस्टेबल का फॉर्म भरा है जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं, तो उसके लिए पॉलिटी और मूल विधि का मैंने स्पेशल बैच स्टार्ट किया है। आप इसे भी अवेल कर सकते हो। हिस्ट्री रिकॉर्डेड बैच, पॉलिटी रिकॉर्डेड बैच, स्टैटिक जीके मैगजीन, साइंस मैगजीन, इसके अलावा और भी कंप्यूटर मैगजीन हो गई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फुल बैच हो गया, या केवल जीएसजी के कंप्यूटर हो गया। ये सब कुछ आपको एग्जाम इंजन में मिल रहा है। आप अपने हिसाब से वहां पे जाके अवेल कर सकते हैं। फी सबसे कम आपको इस एप्लीकेशन में मिलेगी। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।